जय श्री कृष्णा लाडलो लाडलियो। आज हम पढ़ेंगे भारत का आधुनिक इतिहास। भारत के आधुनिक इतिहास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। सबसे पहले भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ने का मुख्य कारण यही है कि भारत के आधुनिक इतिहास की शुरुआत ही भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन में हम पढ़ेंगे भारत में कौन कौन सी कंपनी आई थी यूरोप से, उनका क्रम क्या था। तो जो भारत में यूरोपीय कंपनी आई है उनका भारतीय राजाओं के साथ कैसा व्यवहार रहा, और जो कंपनियां भारत में रही थी यूरोपीय कंपनियां, उन सभी यूरोपीय कंपनियों का आपस में क्या व्यवहार रहा, उनके द्वारा भारत में कौन कौन से युद्ध लड़े गए, भारत के साथ कैसा व्यवहार। तो हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अगर हम बात करें भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन की, तो सबसे पहले कंपनी आई थी वह कंपनी है पुर्तगाल। सबसे पहले भारत में आए थे वो आए थे पुर्तगाल। उनके बाद में आए थे डच, फिर आए थे ब्रिटिश, फिर आए डेनिश, फिर आए फ्रेंच, फिर आए स्वीडिश। लाडलो लाडलियों, सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली है, और वह कंपनी जिसने भारत पर सबसे लंबे समय तक शासन किया, भारतीय भूमि का उपयोग किया, भारतीय व्यापार किया, वह कंपनी ब्रिटिश 3 नंबर पर आई। और ब्रिटिश की प्रतिद्वंदी कंपनी फ्रेंच 5 नंबर पर आ रही। ब्रिटिश की प्रतिद्वंदी कंपनी थी वह थी फ्रेंच, जो 5 नंबर। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश, फिर फ्रेंच, फिर स्वीडिश। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। पुर्तगाल, डच, डच को हम हॉलैंड बोलते हैं और नीदरलैंड बोलते हैं, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश, फिर फ्रेंच, फिर स्वीडिश। आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि यूरोपीय देशों को भारत आना पड़ा? कुछ तो कारण रहा, और वो मुख्य कारण था आपके भारतीय मसाले। जो भारत के मसाले थे, जो भारत के मसाले थे, ये भारतीय मसाले अरबों के माध्यम से भारत से खरीदकर आगे यूरोप बेचे जाते। यूरोप में भारतीय मसाले पहुंच रहे थे। एक समय ऐसा आया कि यूरोप के पूर्वी भाग पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया, उस्मानिया सल्तनत ने अधिकार कर लिया, और इन्होंने तुर्क का जो मुख्य शहर था कुस्तुनतुनिया, जिससे भारतीय मसाले पहुंचाए जाते थे अरबों के द्वारा यूरोप, इस पर अधिकार। जब इनका कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हुआ और इन्होंने देखा कि यार अरब है, वो इधर से माल लाते हैं और ले जाते, उन्होंने कुछ अरबों को रोका और कहा कि भाई कितने? बोला महाराज माल पहुंचाने जा रहे हैं। बोला ना, इतने से ना, इधर नहीं चलेगा, ये वापस जाओ, रवाना हो। कुस्तुनतुनिया का अब उपयोग व्यापारिक मार्ग के रूप में नहीं करना। आज तुम जा रहे हो, कल यूरोपीय आने लग जाएंगे इधर से, पता ही नहीं चलेगा कब कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अरबों के पास एकमात्र व्यापारिक मार्ग था कुस्तुनतुनिया, जो अब तुर्कों के द्वारा उस्मानिया सल्तनत के द्वारा बंद कर दिया गया। अब अरब यूरोप माल पहुंचाए तो कहां से पहुंचे? अब अरबों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं। यूरोप जिन्हें अब लत लग चुकी है, इन्हें भारतीय मसाला चाहिए तो चाहिए, चाहे कहीं से क्यों ना आए, चाहे समुद्र ही क्यों न लांघे। फाइनली यूरोप ने यही डिसीजन लिया कि अब समुद्र लांघा जाएगा। जिस प्रकार हनुमान जी समुद्र लांघकर लंका पहुंचे थे, वैसे ही अब हम समुद्र लांघकर भारत पहुंचेंगे। भारतीय मसाला चाहिए तो चाहिए। एक शराबी जैसी हालत हो चुकी है यूरोपियों की। एक शराबी को कहीं ले जाकर छोड़ दो, वो
शाम के समय ठेके अब तक पहुंच ही जाएगा। यूरोपियों की अब लत लग चुकी है भारतीय मसालों की, अब उन्हें भारतीय मसाला चाहिए तो चाहिए। और इस समय यूरोप में पुनः जागरण और प्रबोधन के कारण खूब आविष्कार हो चुके, और उन्हीं आविष्कारों में भारतीय समुद्री मार्ग के लिए जो यंत्र चाहिए दिशा सूचक, उसका भी आविष्कार हो। पहले यूरोप में बड़ी जहाजों का उपयोग किया जाता था जो भारी होती थी, जिन्हें चलाने के लिए खूब सारे व्यक्तियों की जरूरत होती। अब उनमें भी हल्की जहाजें बना ली गई है, अब कम व्यक्तियों की जरूरत होगी और जहाज पहले से और बड़ी होगी, चलाने में भी कम व्यक्तियों की आवश्यकता। अलग अलग आविष्कार हो रहे। फाइनली यूरोप ने डिसीजन लिया कि भारतीय समुद्री मार्ग की खोज की। भारतीय समुद्री मार्ग की खोज करने में दो देश सबसे पहले आगे आए, उनमें एक है स्पेन, दूसरा है पुर्तगाल। भारतीय समुद्री मार्ग के खोज के कारण 1453 ईस्वी में उस्मानिया सल्तनत ने एशिया माइनर को जीत लिया और कुस्तुनतुनिया पर अधिकार। पूर्व के साथ साथ पश्चिम के बीच के पुराने व्यापारिक मार्ग जो थे इन्हें बंद कर दिया गया। अरबों को मना कर दिया, इधर से आज के बाद आना नहीं है, दिखाई नहीं देने चाहिए। यूरोपियों ने व्यापार में अरबों के एकाधिकार को खत्म करने की कोशिश की। जब व्यापारिक मार्ग बंद कर दिए गए तो यूरोप वालों ने बोला कोई बात नहीं, अरबों से माल नहीं लेंगे। बोला क्यों? अरे बोला यार एकाधिकार, जो मन चाहिए वो रेट लेते थे, रहने दो, अपने अब अपना ही रास्ता देखेंगे, अपने ही समुद्री मार्ग की खोज करेंगे, डायरेक्ट भारत से माल लेंगे, आगे सप्लाई भी किया करेंगे। और यूरोप तुर्कों से शत्रुता भी नहीं चाह रहा था, वो ये नहीं चाह रहा था कि तुर्कों के साथ किसी प्रकार का विवाद हो और कल युद्ध हो। पूर्व के साथ व्यापार संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा है यूरोप, और जिसका मुख्य कारण था भारतीय मसाले। और लाडलो लाडलो यानी भारतीय मसालों में मुख्य थी काली मिर्च, जो आज हर भारतीय की पसंद है। काली मिर्च ये यूरोप की भी पसंद है। अगर हम बात करें कि ऐसे कौन से यूरोप के दो देश थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समुद्री मार्ग की खोज करने की कोशिश की थी, उनमें पहला है स्पेन, दूसरा है पुर्तगाल। स्पेन की रानी थी इसाबेला। इसाबेला ने ये जिम्मेदारी कोलंबस को दी है भारतीय समुद्री मार्ग की खोज करने की। उस व्यक्ति को दी है जिसके जन्म को लेकर आज भी वर्तमान समय में विवाद है। सही सुना आपने, लाडलो लाडलियो। कोलंबस के जन्म को लेकर अभी भी विवाद है कि ये स्पेन में जन्मा था या इटली में। बंदा जन्मा कहीं होगा, इसे भारतीय समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए भेजा जा रहा है। फाइनली ये व्यक्ति यहां से रवाना होता है, और जब ये रवाना होता है स्पेन से, तो ये पूछता है कि मुझे कैसे पता चलेगा यही भारत है। तो इसे कहा गया कि जब आप भारत पहुंचो तो आपको चारों तरफ जो व्यक्ति दिखाई देंगे वो काले काले दिखाई देंगे, भारतीय काले हैं। रवाना होता है यहां से, निकलता है, चलता जाता है, चलता जाता है, फाइनली एक ऐसे स्थान पर पहुंचता है जहां काले व्यक्ति दिखाई देते हैं। कोलंबस खुश होता है और बोलता है यही इंडिया, यही भारत। कोलंबस जिस जगह पहुंचा था लाडलो लाडलियो, वो अमेरिका था। क्या था? अमेरिका। कोलंबस ने वेस्ट इंडीज की खोज कर दी। किसकी खोज कर दी? वेस्ट इंडीज। अब देखते हैं पुर्तगाल के बारे में। पुर्तगाल किसकी खोज करता है? पुर्तगाल कहां पहुंचता? पुर्तगाल का एक नाविक था हेनरी नाविक। हेनरी नाविक ने अपना संपूर्ण जीवन भारतीय समुद्री मार्ग की खोज करने में ही न्यौछावर कर दिया। न दिन का पता, न रात का पता, न बीबी का पता, न बच्चों का पता। बंदे को एक ही पता, भारतीय समुद्री मार्ग की खोज कर, चाहे कुछ भी हो। जिस इंसान का लक्ष्य अटल हो वो फाइनली लक्ष्य प्राप्त कर लो। समझना लाडलो लाडलियो बात को। आपको भी हेनरी नाविक बनना है। अगर आपने भी अपना लक्ष्य अटल रखा, फिक्स रखा, तो फाइनली लक्ष्य मिलेगा आपको। मैं आपके साथ हूं। हेनरी नाविक ने बारतोलेमी डियाज को भेजा पुर्तगाल से।
एक बड़ा जहाज दिया, खूब सारा धन दिया और सैनिक व्यवस्था दी। यहां से जब बारतुलेमी डियाज रवाना होता है, पूछता है कि मुझे कैसे पता चलेगा यही भारत। वही बात कही गई जो कोलंबस को कहा गया कि भारतीय काले हैं, आप जाओ जहां काले व्यक्ति दिखाई दे, आप समझ जाना यही भारत है। बारतुलेमी डियाज यहां से रवाना होता है, फाइनली एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां उसके कानों में आवाज सुनाई देती है, इंडिया इंडिया। बारतुलेमी डियाज खुश हो, मैंने आखिर भारतीय समुद्री मार्ग की खोज कर ली, मैंने भारत की खोज। वहां कुछ नाविक बैठे रहते हैं, उनसे जाकर पूछता क्या यही भारत है? वो कहते नहीं, ये भारत नहीं है। तो फिर अभी तो आप आवाज लगा रहे थे भारत भारत भारत। उन्होंने कहा कि महाराज यहां से भारत कोसों दूर, अगर आप हमारे साथ चलो तो हम ले चलेंगे आपको भारत। बारतुलेमी डियाज ने कहा कि देखो मैं तो चल नहीं सकता, मैं लंबा सफर करके आया हूं, अगर मैं किसी व्यक्ति को भेजूं यहां। तो उन्होंने बोला महाराज अच्छी बात, आप भेजो, हम उन्हें भारत ले जाएंगे। बारतुलेमी डियाज जिस जगह पहुंचा था वो जगह थी अफ्रीका का अंतिम सिरा। बारतुलेमी डियाज की एक उम्मीद बढ़ चुकी है, एक आस बढ़ चुकी है, इस कारण उसने उस जगह का नाम रखा आशा अंतरिक्ष, ए केप ऑफ गुड होप। 1487 में इसने खोज कर दी अफ्रीका के अंतिम सिरे की, आशा अंतरिक्ष। बारतुलेमी डियाज यहां से वापस रवाना होता है हेनरी नाविक के पास। हेनरी नाविक खुश होता है कि क्या आपने भारत की खोज कर ली, भारतीय समुद्री मार्ग की खोज कर ली? बारतुलेमी डियाज कहते हैं कि महाराज मैं तो नहीं पहुंचा, लेकिन जो अगला व्यक्ति जाएगा वो फाइनली भारत पहुंचाएगा। बारतुलेमी डियाज ने जो नक्शा बनाया था पुर्तगाल से रवाना होते समय अफ्रीका के अंतिम सिरे तक पहुंचने तक पूरा नक्शा बना रखा था, वो हेनरी नाविक को दिया और कहा कि जो व्यक्ति इस नक्शे कदम पर जाएगा वो फाइनली अफ्रीका के अंतिम सिरे पर पहुंच जाएगा और वहां कुछ व्यक्ति मिलेंगे जो भारत ले। हेनरी नाविक खुश हुआ, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। वह व्यक्ति जिसने अपना संपूर्ण जीवन न्योछावर कर दिया है किसी एक गोल के लिए, अगर वो उसे गोल मिल जाए फिर कहना क्या। आपको यह खुशी तब महसूस होगी जब आप अपना गोल प्राप्त करें। वही गोल प्राप्त करने पहुंच रहा है हेनरी नाविक। इस बार हेनरी नाविक ने यह जिम्मेदारी दी वास्को डी गामा। वास्को डी गामा यहां से रवाना होता है पुर्तगाल से और अफ्रीका के अंतिम सिरे पर पहुंचता है। वहां उसे एक व्यक्ति मिलता है जो भारत का, वो उसे अपने साथ भारत लाता है और भारत के केरल पर लाता है, कालीकट बंदरगाह। वो व्यक्ति और कोई नहीं, लाडलो लाडलियो, वो एक गुजराती था, अब्दुल मजीद। जब जब भारत किसी बड़े बदलाव की तरफ पहुंचा है, भारत में कुछ बड़ा हुआ है, तब तब लाडलो लाडलियो किसी न किसी गुजराती का अहम योगदान रहा है भारत। और ये बात हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। वास्को डी गामा 1491 ईस्वी, वास्को डी गामा अब्दुल मजीद की सहायता से, अब्दुल मजीद जो है गुजरात का था, जो इसे आशा अंतरिक्ष पर मिलता है, अफ्रीका के अंतिम सिरे पर मिलता है, ये इसे अपने साथ भारत के पश्चिमी तट पर लाता है। भारत का पश्चिमी तट था जहां केरल का कालीकट बंदरगाह था, यहां लाया। केरल का शासक जिसकी उपाधि है जमोरिन, जमोरिन ने जब देखा यार कोई गोरा व्यक्ति आया है, खूब सारा धन लाया है, स्वागत किया है, यार कोई व्यक्ति भारत आ रहा है और खूब सारा धन ला रहा है, आप स्वागत नहीं करोगे, ऐसा पड़ेगा। वास्को डी गामा ने उतरते ही कहा होगा स्वागत नहीं करोगे हमारा? जमोरिन ने बोला महाराज एक बार क्यों नहीं, 10 बार कर देंगे, आप बहुत सारा धन लाए। जमोरिन ने जब ये बात कही वास्को डी गामा को कि क्यों नहीं हम आपका स्वागत करेंगे, पहले तो वास्को डी गामा खुश हुआ। वास्को डी गामा का स्वागत करने वाला था जमोरिन, केरल। जब खूब सारे व्यक्ति आसपास आकर इकट्ठे हो गए वास्को डी गामा के, तो वास्को डी गामा घबरा गए। वास्को डी गामा ने जमोरिन को बोला महाराज ये क्या है, व्हाट इज दिस? अरे बोला पहली बार गोरा इंसान देखा है, इकट्ठे होंगे। उसने बोला मुझे कोई हानि तो नहीं पहुंचा देंगे? बोला तू डर मत, तेरी रक्षा की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तो लाडलो लाडली वास्को डी गामा की भारत में रक्षा की जिम्मेदारी लेने वाला कौन था? केरल का जमोरिन।
जमोरिन ने रक्षा की जिम्मेदारी ली थी। वास्को डिगामा, वास्को डिगामा भारत से खूब सारा भारतीय मसाला वस्त्र खरीदता है और वापस पुर्तगाल जाता है। पुर्तगाल जाने के बाद भारतीय मसाला वस्त्र बेचता है तो उसे 60 गुना बेनिफिट होता है। जिस व्यक्ति को 60 गुना बेनिफिट हो वो क्या भारत नहीं आएगी, वो क्या उसकी छाया आएगी। और वही होता है, वास्को डिगामा वापस भारत आता है, खूब सारा सामान लेता है, वापस पुर्तगाल जाता। पुर्तगालियों को पता चलता है यार वास्को डिगामा आजकल खूब कमा रहा है। पहले झोपड़ी जैसे घर में रहा करता था, आज 5 मंजिला इमारत खड़ी करके नीचे खुद रहता है, ऊपर वाले 4 मंजिला किराए पर उठा रखा है। और उन्होंने भी कहा यार वास्को डिगामा क्या चक्कर है, उसने बोला भारत जाता हूँ, वहां से सामान लाता हूँ, यहाँ बेचता हूँ, बस उसी की देन है। अन्य व्यक्ति को पता चला, उन्होंने बोला हम पीछे थोड़ी रहेंगे, हम भी चलेंगे। अब वास्को डिगामा के पीछे पीछे और भी आएंगे। वह व्यक्ति जो पुर्तगाल से 1498 ईस्वी में पहली बार आया, उसके पीछे पुर्तगाल के खूब सारे व्यक्ति आएंगे भारत। वास्को डिगामा की तो मौत ही भारत में हुई थी। वास्को डिगामा को व्यापार में 60 गुना फायदा हुआ और 1502 में वास्को डिगामा वापस भारत आया। ये ध्यान रखना, ये बार बार क्वेश्चन आया। वास्को डिगामा पहली बार भारत में कब आया, 1491। दूसरी बार कब आया, 1502 में। और वास्को डिगामा तो इतना आया भारत में कि स्वास्थ्य भारत में खराब होने के बाद मृत्यु हो गई 1524 ईस्वी में। कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति विदेश गया हुआ रहता है और कई बार उनकी मौत भी वहीं हो जाती। वास्को डिगामा के साथ ऐसा ही हुआ। ये भारतीय व्यापार के दौरान भारत में ही मौत हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी 1524 ईस्वी। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल वह व्यक्ति है जो वास्को डिगामा के बाद आता है। उसने देखा कि यार वास्को डिगामा भारत आता है और यहां से मसाले खरीदता है और वापस पुर्तगाल जाकर इन्हें बेचता है। उसने वास्को डिगामा को कहा कि यार कोई जगह नहीं है जहां भारतीय मसाले रख सके, इकट्ठे कर सके। वास्को डिगामा ने बोला यार मेरे पास इतना टाइम का है सोचने के लिए, और सोचेगा कहां से, जिस व्यक्ति को 60 गुना बेनिफिट हो रहा हो वो क्यों दिमाग लगाए। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल को लगा नहीं यार कोई ऐसी जगह हो जहां भारतीय मसाले हम इकट्ठे कर लें और फिर इन सभी को इकट्ठे करने के बाद पुर्तगाल ले जाए, और पुर्तगाल बेचने के बाद जब वापस आए तो पहले से ये मसाले इकट्ठे किए हुए हो, आकर इकट्ठे नहीं करने, तो क्यों ना इसके लिए एक जगह देखी जाए जो गोदाम के रूप में। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल ने सबसे पहले कोचीन में फैक्ट्री स्थापित की। लाडलो लाडली फैक्ट्री नहीं है, ये गोदाम है, वह जगह जहां माल रखने की व्यवस्था की गई, वो जगह थी कोचीन में। करने वाला सबसे पहला व्यक्ति था वो था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। वास्को डिगामा के बाद में भारत में आने वाला दूसरा व्यक्ति है तो वह पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। पहला पुर्तगाली गवर्नर जनरल आया भारत में 1505 ईस्वी में, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। आखिर ऐसा क्या कारण हुआ कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को एक गवर्नर के रूप में आना पड़ा। उसका मुख्य कारण यह था लाडलो लाडलियो, जब इन्होंने गोदाम स्थापित कर लिया, एक जगह भारतीय मसाले इकट्ठे करने लगे, तब खूब सारे पुर्तगाली आ गए और उन पुर्तगालियों के भारतीयों से कोई ना कोई बात हो जाती। अब पुर्तगालियों की बात रखने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो पुर्तगालियों की बात रख सके। इस कारण पुर्तगाल में इन्होंने अपनी बात रखी कि महाराज हम यहां तो बात रख सकते लेकिन वहां किसके पास बात रखे, हमारे विवाद हो जाता है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भारतीयों से बात कर सके, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो। इस कारण पुर्तगाल के द्वारा पहला गवर्नर जनरल भेजा गया फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो भारतीय कोई भी पुर्तगालियों का विवाद हो उसका निपटारा करने का कार्य, और वो व्यक्ति है आपके फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की बात करें तो उसी के समय एक व्यक्ति आया था अल्फांसो डी अल्बुकर। कौन आया था लाडलो लाडलियो, अल्फांसो डी अल्बुकर। अल्फांसो डी अल्बुकर का आया तो उसे लगा कि यार कोचीन में फैक्ट्री स्थापित कर दी तो मुझे भी कुछ बड़ा करना चाहिए। तो बड़ा क्या करोगे, बोला एक काम किया जाए कि
क्यों ने गोवा पर अधिकार कर लिया जाए, और इसने लाडलो लाडलियो गोवा पर अधिकार, इस पर अधिकार किया गोवा पर, इसने गोवा को छीन लिया बीजापुर के शासक से। वह बीजापुर का शासक जिसके खिलाफ उसी के लोगों ने विद्रोह कर दिया, वह अपने लोगों के द्वारा किए गए विद्रोह का दमन करने में व्यस्त था, और इधर पुर्तगालियों ने अल्फांसो डी अल्बुकर के नेतृत्व में गोवा पर अटैक कर दिया। 1000 सैनिक थे पुर्तगाली इस समय, 23 युद्ध पोत थी, लेफ्ट राइट करते हुए गए और गोवा पर अधिकार। पुर्तगालियों की जगह और कोई व्यक्ति अधिकार करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुर्तगालियों को बीजापुर के शासक के प्रति भड़काया गया। एक व्यक्ति था जिसने बार बार अटैक किया बीजापुर पर, उसे सफलता नहीं मिली, तब उसने पुर्तगालियों को कहा किया क्यों ना आप अधिकार कर लो गोवा। फाइनली बीजापुर के शासक के अधिकार वाले क्षेत्र गोवा पर पुर्तगालियों ने अधिकार। पुर्तगालियों के द्वारा किसी भी जगह पर जब अधिकार किया जाता था तो उस जगह को कहा जाता था एस्तो दो डी इंडिया। क्या कहा जाता था? एस्तो दो डी इंडिया। आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क और कोई नहीं, सेकंड गवर्नर जनरल है। कौन सा गवर्नर जनरल है? सेकंड नंबर, जिसने गोवा पर अधिकार किया 1510 ईस्वी। फिर आया नीनो डी कुन्हा। कौन आया? नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा ने बोला यार हम भी कुछ बड़ा करेंगे, हम भी कुछ अच्छा करेंगे। पुर्तगालियों ने बोला महाराज अच्छी बात है, अगर आप कुछ बड़ा करोगे तो हमारे लिए तो बेनिफिट है, बोलो आप क्या चाहते हो। उन्होंने बोला कि देखो गोवा पर अधिकार हो गए। बोला अब गोवा को ही पुर्तगालियों का केंद्र बनाया जाए। गोवा में चारों तरफ पुर्तगालियों की बस्तियां हो, उनके रहने के लिए जगह हो, उनके दफ्तर यही हो, और व्यापार का लेन देन भी अधिकतर यहीं से हो। नीनो डी कुन्हा ने गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाई 1530 ईस्वी। यह आपके पुर्तगालियों की राजधानी है। पुर्तगालियों की राजधानी कहां है? लाडलो लाडलियो गोवा। बनाने वाला कौन है? नीनो डी कुन्हा। अब जब भारत से यूरोपीय शक्तियों को भगाया जाएगा तब पुर्तगालियों को कहां से भगाया जाएगा? गोवा से। पुर्तगाली वह शक्ति है जो सबसे पहले आई, सबसे अंत में गई। और कहां से गई थी? गोवा से। गोवा में इकट्ठे हो गए थे सभी। भारत में पुर्तगालियों का पतन, हाँ सही सुना है यार, पुर्तगाली भारत में लंबे समय तक नहीं टिक पाए। और कारण एक ही था कि इन्होंने अरबों पर अटैक कर दिया। सबसे मुख्य कारण ये लाडलो लाडली, इन्होंने अरबों पर अटैक कर दिया। वह अरब जो यूरोप को माल पहुंचाते थे, अब वो बेरोजगार हो चुके। अगर व्यक्ति बेरोजगार हो जाएगा और उसकी जगह और कोई आएगा तो वो उनके खिलाफ उकसाने का कार्य करेगा, दूसरों को भड़काने का कार्य। और अरब भी यही कार्य कर। अरब वाले लोग जो भारतीय मसाला यूरोप पे पहुंचाया करते थे, उन्होंने भारतीयों को पुर्तगालियों के खिलाफ उकसाने का कार्य। जब पुर्तगालियों को यह बात पता चली तो पुर्तगालियों ने अरबों पर अटैक किया। समुद्र में ही दौड़ा दौड़ा कर बेचारों से जहाज छीन ली, उनकी जहाज तोड़ दी गई, अटैक किया उनको। अब अरब करे तो क्या करे, और ज्यादा बेरोजगार हो गए। एक और मुख्य कारण है, पुर्तगालियों ने आपके स्पेन के राजा के साथ संधि कर ली, मित्रता कर ली। अब आप स्पेन के साथ जुड़ चुके हो, अगर स्पेन पर कोई किसी प्रकार का अटैक हो तो आपको साथ देना पड़ेगा। हाँ लाडलो लाडलियो, किसका साथ देना पड़ेगा? स्पेन का। भाई अगर आपके दोस्त पर कोई अटैक कर रहा है तो आपको साथ देना पड़ेगा, साथ निभाना पड़ेगा। वही किसके साथ हुआ? वही पुर्तगाल के साथ। जब स्पेन का पतन होने लगा तो उसके साथ साथ पुर्तगाल का भी पतन होने लगा। और वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था, स्पेन के साथ साथ पुर्तगाल का भी पतन हो गया।
और जब ये भारत में आए तो इन्होंने डकैती और लूटमार की नीति अपना ली। आए थे व्यापार करने के लिए और व्यापार की जगह क्या करने लगे, डकैती और लूटमार और कूरदास व्यापार नीति चलाई इन्होंने। कोई हिंदू और मुस्लिम है और उनके द्वारा कोई पुर्तगालियों के साथ झगड़ा हो गया या कोई रुपये नहीं दिए गए उनके द्वारा, तो उनके बच्चों को खरीद लिया जाता, उन्हें गुलाम बना लिया जाता। पुर्तगालियों के द्वारा दास प्रथा शुरू कर ली थी, एक प्रकार से उन्हें बंदी बना ली थी। अरबों की जहाजों को लूटा, उन पर आक्रमण किया और अरबी नौपतों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। नष्ट करने वाले कौन थे, लाडलो लाडली और पुर्तगाल। स्पेन के साथ जुड़ना, स्पेन के पतन के साथ साथ पुर्तगाल का पतन, अरबों पर आक्रमण करना, भारतीय हिंदू और मुस्लिमों के बच्चों को बंदी बनाना, उन्हें खरीदना। इसी के साथ मेरे लाडलो लाडलियों, इन्हें ब्राजील में सोने की खान मिल गई। इन्होंने कहा जब घर में पड़ा है सोना तो काहे का, ब्राजील में सोने की खान मिली है, यहां से सोना निकालो, घर लेकर चलो। अगर धन होगा तो भारतीय मसाला जब मन होगा तब खरीद लेंगे, इतना ही महंगा क्यों ना हो। जितने भी भारत में पुर्तगाली अच्छे व्यापारी थे, उनका ध्यान अब ब्राजील की तरफ चला गया और उन्होंने वो ब्राजील की तरफ रुख कर ले। धार्मिक असहिष्णुता की नीति, इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर दिया आते ही कि भाई ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करो रे। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया, भारतीयों ने ईसाई धर्म को स्वीकार। जब भारतीयों ने ईसाई धर्म को स्वीकार नहीं किया, तब अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को कहा कि आप एक काम करो, आप भारतीय महिलाओं से, भारतीय लड़कियों से विवाह कर लो। और भारत में एक रीति रिवाज है कि महिला का जो पति रहेगा और वो जिस धर्म का रहेगा, महिला उसी धर्म को स्वीकार कर लेगी। फिर उसके जो बच्चे होंगे वो भी उसी धर्म को स्वीकार कर लेंगे। तो आप एक काम करो, भारतीय महिलाओं से, भारतीय लड़कियों से विवाह करो, इनसे जो बच्चे होंगे वही ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेंगे और इस कारण भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हो जाए। और आज भी हम यही देखते हैं कि घर का मुखिया का जो धर्म है वही धर्म फिर औरतों का, उनके बच्चों का। नीले पानी की नीति, ये पुर्तगालियों के द्वारा चलाई गई। नीले पानी की, नीला पानी कहां है लाडलो लाडलियो, नीला पानी समुद्र में है नीला। पुर्तगालियों को लगा कि यार कल और कोई यूरोप से आएंगे, इससे अच्छा है जो भारत के टच में समुद्र है, भारतीय समुद्र है और आगे समुद्र पे लगा, इस पर क्यों ना हम अधिकार कर लें। और पुर्तगालियों ने वही कार्य किया जो सोचा। इन्होंने अरब सागर पर अधिकार कर लिया, एकाधिकार कर लिया, मोनोपोली कर ली लाडलो। इसी एकाधिकार को हमने नीले पानी की नीति। अब आप अगर भारत में जाना अब आप भारतीय हो और अब आपको समुद्री मार्ग से जाना है, तो आपको पहले किससे अनुमति लेनी पड़ेगी, पुर्तगाल से, क्योंकि इन्होंने अरब सागर पर अधिकार कर, अनुमति अनिवार्य कर दी। अब अनुमति लेने के लिए गए हो तो आपको एक कार्ड दिया जाता था कि आप जाओ, आगे जाते ये कार्ड दिखा देना, यही पास का कार्य करेगा। जैसे आप एटीएम कार्ड रखते हो, अपने रुपये बैंक से निकलवाने के लिए एटीएम कार्ड यूज करते हो, उसी प्रकार ये व्यवस्था थी जिसे कार्टज व्यवस्था कहा गया, पुर्तगालियों के द्वारा जारी किया गया अनुमति पत्र। एक बार इधर अकबर आया था, अकबर ने कहा कि यार वो अरब सागर देखना है कैसा है क्या है। अकबर जब गया उधर तो पुर्तगालियों ने रोका, बोला कौन गए इधर, बोला अरब सागर देखने के लिए आया। कौन है तू, बन ठन कर बड़ा टसन में आया। बोला मुगल राजा हूं, दिल्ली का राजा। बोला बेटा तू दिल्ली का राजा होगा, यहाँ के राजा है, इधर जाना है तो कार्ड लेना पड़ेगा। बोला तू जानता नहीं राजा हूं मैं। बोला होगा राजा या मंत्री, कुछ नहीं चलेगा, इधर कार्ड लेना है तो ले, नहीं रवाना हो। बेचारा अकबर भी यहाँ कार्ड लिया था। आर्मेडा व्यवस्था। अब आप अरब सागर में जाना चाहते हो, लेकिन आपको उसके लिए पहले सिक्योरिटी लेनी पड़ेगी।
कुछ पुर्तगाली व्यक्ति आपके साथ जाएंगे जो आपकी रक्षा करेंगे समुद्र में किनसे रक्षा करेंगे? समुद्री लुटेरों से। समुद्र में समुद्री लुटेरे हुआ करते थे जो लूट लिया करते। इन्होंने कहा कि अब आपको कोई नहीं लूटेगा, क्योंकि जब हम आपसे रुपया ले रहे हैं कार्टेज के नाम से, तो उसके बदले में हम आपको सिक्योरिटी देंगे। पुर्तगालियों ने सिक्योरिटी दी और उसी सिक्योरिटी व्यवस्था को हमने कहा आर्मेडा व्यवस्था। भारतीय जहाजों को अरब सागर में पुर्तगाली हथियारबंद जहाजों के साथ भेजा जाए। क्या याद रखना है? नीले पानी की नीति, समुद्र पर एकाधिकार, अरब सागर पर। अब आप अरब सागर में जाते हो तो आपको कार्ड लेना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगी। अकबर ने भी ली थी। फिर आप समुद्र में जा रहे हो, आपको कहीं लूट लिया गया तो आर्मेडा व्यवस्था, आपको हथियारबंद जहाज दिए जाते। पुर्तगालियों के द्वारा ही पहली प्रथम प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की गई थी। कहाँ की जाएगी? लाडलो, उसी जगह की जाएगी जो इनकी राजधानी है, जहां चारों तरफ पुर्तगाली है। और वह जगह और कोई नहीं, वो जगह थी गोवा। कौन सी जगह थी? लाडलो गोवा, जहां 1556 में स्थापित की गई। पुर्तगालियों के आने के बाद में भारत में तंबाकू, मक्के, आलू, मिर्च की खेती शुरू की। इससे पहले भारत में तंबाकू, आलू, मिर्च की खेती नहीं, पुर्तगालियों के आने के बाद ही हुई थी। तो अगर बात आए तंबाकू, मिर्च, आलू किन की देन है, तो ये देन है आपके पुर्तगालियों की, न कि अक्षय कुमार की। अक्षय कुमार गाना गाता है, जब तक रहेगा समोसे में आलू। नहीं भाई, अक्षय कुमार को इग्नोर करना है। लाडलो लाडली, पुर्तगालियों की तरफ भी ध्यान रखना है। आलू लाने वाला और कोई नहीं, आपके कौन तारे? पुर्तगाली थे। सोने की तरफ अट्रैक्टिव करने वाले थे तो कौन थे? हमें यूरोपीय। आज भी हमें सोना पसंद है। जब पुर्तगाली हमसे माल खरीदते थे, हमें बोलते थे बताओ क्या दे, तो हम बोलते थे हमें सोना दो। आज भी अगर आपके घर में पड़ा है सोना तो काम आएगा आपके अगले बाबू सोना की। कारण देखना, आपकी मम्मी अपना गहना आपकी पत्नी को, फिर आगे ट्रांसफर। सोना घर में ही रहे, बाहर नहीं जाएगा घर से। सास बहू के, फिर वही बहू सास बनती है, फिर वो अगली बहू के, फाइनली सोना घर का घर में। स्थापत्य कला की बात करें तो स्थापत्य कला में इनकी गोथिक शैली थी। कौन सी शैली थी? लाडलो गोथिक शैली। गोथिक शैली कहते हैं जैसे आप मकान बना रहे हो तो इस मकान को आपने थोड़ा ऊंचा बनाया, नुकीली मेहराब रखी, इस पर बारीक सजावट की, ये कहलाती है गोथिक शैली। ऊंची छत हो, नुकीली मेहराब हो, बारीक सजावट हो। मकान अगर ऊंची छत वाले हो तो उनमें गर्मी कम होती, इसीलिए पहले मकानों की छत ऊंची हुआ ताकि गर्मी को रोका जा सके। 1542 ईस्वी में सेंट जेवियर अल्फांसो डी सुजा के साथ है। ये सेंट जेवियर वही व्यक्ति है जिसके नाम से भारत में आज स्कूलें चलती है। शायद ही कोई शहर हो या शायद ही कोई अब गांव हो जहां सेंट के नाम से स्कूल नहीं चल रही हो। सेंट एंसलम, सेंट पॉल, किसी भी स्कूल के नाम से पहले सेंट लगा हुआ हो तो समझ जाना लाडलो लाडली हो, ये सेंट जेवियर के नाम से चल। पुर्तगाली चले गए लेकिन आज भी हम उनके लक्ष्य कदम पर चले, आज भी हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं। यूरोपीय भारत से चले गए होंगे लेकिन आज भी हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं। कई बार देखने के लिए मिलता है भारतीय संस्कृति, तो वो कई बार कब मिलती है? जब होली हो, दीपावली हो, रक्षाबंधन हो, कोई त्योहार हो या कोई भारतीय शादी। बाकी अदर समय में हम यूरोपियन कल्चर में ही दिखाई दे। आज भी पहना हुआ अधिकतर 70% यूरोपियन ही है, न कि भारतीय। जब कोई मेला त्योहार आता है तब हमें लगता है कि हाँ भाई हम इंडियन हैं। अदर समय तो अपने दिमाग में ये यूरोपियन कल्चर ही चलता रहता है। लाडलो, वो एक अलग बात है कि अब यूरोपीय कल्चर भारतीय कल्चर में कन्वर्ट हो रहा है।